गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन बात करेंगे रिलेशन बिटवीन पावर एंड वर्क एंड रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कि जो शक्ति और कार्य है उनके बीच का संबंध और उन पर आधारित कुछ आंकिक सवाल। तो अभी तक अपन ने जितना ही पढ़ा है उससे अपन ये बता सकते हैं कि कोई भी बल के द्वारा किया गया कार्य है, अगर वह बल विस्थापन की दिशा में ही लगाया गया है तो एफ डॉट डी एस होता है, जहाँ पर एफ है वो बल है और डी एस डिस्प्लेसमेंट है। साथ में अपन जो किया गया कार्य है वह किसी भी निकाय के लिए बता सकते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मीन्स कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के बीच का डिफरेंस, ये भी अपन किए गए कार्य के बीच लिए बता सकते हैं। ये फॉर्मूला अपन को पहले से पता है। साथ में जो पावर है वह ये भी है कि ई बाई टी एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम है, वह भी पावर होती है। इसे अपन लैंग्वेज के रूप में लिख सकते हैं रेट ऑफ एनर्जी जनरेशन और अब्जॉर्प्शन पर यूनिट टाइम, और इसकी यूनिट होती है वो वॉट के रूप में होती है। वर्क एंड एनर्जी ईच आर इक्वल ईच अदर एंड इंटररिलेटेड टू ईच अदर, तो वी कैन रिप्लेस वर्क बाय द एनर्जी और एनर्जी बाय द वर्क। सो वी कैन ऑल्सो राइट P बराबर W बाई टी। यहाँ पर अपन ने पढ़ा है कि पावर है वह E बाई टी है, तो इस E को मैं W से रिप्लेस कर दूँ तो ये हो जाएगा P बराबर W बाई टी। अब यह W बाई टी का मतलब है कि किसी भी किए गए कार्य का समय के सापेक्ष परिवर्तन, चेंज रेट इन वर्क डन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड पावर। द पावर इज डिफाइंड एज द वर्क डन रेट, जो किए गए कार्य करने की दर है वह है, या फिर एनर्जी कन्वर्टेड, दोनों का अपन बोल सकते हैं पावर के रूप में। अर्थात सिंपली फॉर्मूला है कि पावर है अपन को लिख सकते हैं अपन E बाई टी एफ डॉट वी, या फिर इसको अपन P बराबर W बटे टी या डी डब्ल्यू बटे डी टी, इस प्रकार से इसको लिखा जा सकता है। अब इस पर बेस्ड कुछ सवाल हैं, वो सवाल अपन डिस्कस कर रहे हैं। यह कोई सतह है, सरफेस है ग्राउंड फ्लोर पर t बराबर 0 समय के लिए, और m द्रव्यमान की सतह है, इस पर कोई ब्लॉक है। सपोज ये लिफ्ट ही मान लीजिए, लिफ्ट है ग्राउंड पर है, और जब t बराबर t है तब ये ग्राउंड पर है, और लिफ्ट का जो द्रव्यमान है वह 1000 किलोग्राम है। अभी इसे 2 मीटर की ऊंचाई तक लेके जाना है, उठाना है, और 2 मीटर की ऊंचाई तक ले जाने में जो समय है वह लगता है 15 सेकेंड। तो t बराबर 0 से t बराबर 15 सेकेंड के टाइम होने तक 2 मीटर की ऊंचाई तक इस लिफ्ट को लेके चले गए, तो इस लिफ्ट पर दी गई पावर कितनी होगी? तो फाइंड आउट द पावर डिलीवर टू द बॉडी और डिलीवर टू द लिफ्ट। इसके लिए देखिए, तो पावर ज्ञात करने के लिए अपन को होना पावर बराबर होना चाहिए अपने पास में E बटे टी या W बटे टी। W क्या है? वर्क, और वर्क क्या है? F डॉट डी एस, और F क्या है? यहाँ पर F है mg। mg का मतलब है जो लिफ्ट है उसका ग्रेविटेशनल फोर्स, और उसके कारण से जो लिफ्ट का भार है उसके अगेंस्ट में अपन को कार्य करना पड़ रहा है। तो कितना कार्य करना पड़ रहा है? उसके भार जितना ही कार्य करना पड़ रहा है, तो उसमें जो भार है उतना ही अपन को कार्य करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपन F ज्ञात करेंगे। F हो गया mg, mg का m यहाँ पर है 1000 और g है 9.8, और इसको इजी कैलकुलेशन के लिए कई बार 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी ले लेते हैं। ओके, तब देखिए F बराबर हो गया mg, तो m का मतलब 1000 गुणा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये हो गया है 9810 न्यूटन या किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इतना बल हो गया है, ये बल लग रहा है उस लिफ्ट को ऊपर उठाने के लिए। अब उस लिफ्ट पर किया गया कार्य कितना होगा? तो उस लिफ्ट पर किया गया कार्य जाएगा W बराबर F डॉट डी, मतलब जिधर बल लग रहा है ऊपर की तरफ उधर ही डिस्प्लेसमेंट है, तो कार्य पॉजिटिव होगा। तो कार्य पॉजिटिव होगा, तो ये देखिए F का मान है 9810 न्यूटन, और D है 2 मीटर ऊंचाई पर उठाया, तो ये गुणा 2 कर दिया, तो ये हो गया 19620 न्यूटन मीटर, या फिर जूल, 19620 जूल भी इसको बोल सकते हैं। इतना कार्य किया गया है। अब उस लिफ्ट को डिलीवर की गई पावर कि वह लिफ्ट है 0 सेकंड से 15 सेकंड तक में के टाइम में वह 2 मीटर की ऊंचाई तक चली गई, तो उसको दी गई पावर है वह हो जाएगी W बटे टी, या किया गया कार्य की दर। तो W बटे टी का मतलब हो गया 19620 बटे 15, तो ये आया 1308 जूल पर सेकंड या वॉट। तो इतनी पावर उस लिफ्ट को दी गई है, अपनी इसकी ये पावर है वो कैलकुलेट कर ली गई है। इसके आगे के सवाल और डिस्कस करते हैं अभी अपन। चूँकि
अपन को फॉर्मूले से पता है कि पावर बराबर वर्क बटे टाइम होता है, और वर्क एफ डॉट डी एस होता है। टाइम को डी टी लिया है मैंने, डी टी टाइम के लिए, तो एफ डॉट डी एस बटे डी टी, डी एस क्या है विस्थापन, डी टी टाइम, तो विस्थापन बटे टाइम हो गया है वेलोसिटी, तो पी बराबर एफ डॉट वी वी हो गया है जो पावर में है। अब एक बेस न्यूमेरिकल करते हैं। एक किसी दीवार के सहारे की स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग को चिपका के रखा गया है, और इधर से एक कोई ब्लॉक है, ये सतह पर रखी गई है स्प्रिंग इस प्रकार से, और एक ब्लॉक है 10 किलोग्राम का। इस ब्लॉक को 7 मीटर प्रति सेकंड की वेग से सरकाया जाता है, और ये आके इस स्प्रिंग पर टकराता है, हिट करता है। स्प्रिंग का जो बल नियतांक है वह है 5000 न्यूटन पर मीटर। तो आपको बताना है कि ये स्प्रिंग अधिकतम कितनी कंप्रेस हो जाएगी, कितनी दब जाएगी स्प्रिंग। तो इसके लिए देखिए, स्प्रिंग के दबने के लिए ज़रूरी है कि स्प्रिंग के अंदर स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न हो। तो स्प्रिंग को दी गई ऊर्जा है वह किसके बराबर होगी, उस ब्लॉक के द्वारा ली गई ऊर्जा। बात बराबर है, ये ब्लॉक के पास जितनी ऊर्जा थी उतनी ऊर्जा स्प्रिंग को देगा जब हिट करेगा इस पर। तो ब्लॉक की ऊर्जा कितनी है, क्यों ब्लॉक गतिमान है तो उसकी गतिज ऊर्जा है, और स्प्रिंग को वो कन्वर्ट करेगा स्थितिज ऊर्जा के रूप में। तो 1/2 mv² बराबर हाफ kx²। 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, और ये हो गया mv² बराबर kx²। तो अपन को मान ज्ञात करना है x का, कि स्प्रिंग कितना कंप्रेस हुई है स्थितिज ऊर्जा के लिए फॉर्मूले में। तो x बराबर m/k का अंडर रूट इंटू वी, ये ब्रैकेट से बाहर। ओके, तो m का मान है 10, k का मान है 5000 गुणा 7 मीटर। तो अब कैलकुलेट कीजिए, देखिए मैं 7/7 इसको अंडर रूट में लेके जाऊंगा तो 49 अंदर की तरफ आ गया, तो 49/500 डिवाइडेड बाई 5। तो ये x बराबर आ गया 0.313 मीटर, अर्थात स्प्रिंग है वह लगभग 3 सेंटीमीटर कंप्रेस हो जाएगी। अब जब स्प्रिंग कंप्रेस हो रही है, तो जब इसका उस दौरान अगर स्प्रिंग है वह 10 सेंटीमीटर तक कंप्रेस हो रही है, सपोज को ये टकरा गया, ब्लॉक टकराने के बाद में भी स्प्रिंग को पुश ही कर रहा है, तो वह लगभग स्प्रिंग को यह 3 सेंटीमीटर नहीं है, यह लगभग 31 सेंटीमीटर स्प्रिंग कंप्रेस हुई है। अब यहाँ पर जब स्प्रिंग है वह 10 सेंटीमीटर तक कंप्रेस हो जाती है, सपोज यह स्प्रिंग थी और इसको ब्लॉक ने टच किया, तो इसको स्प्रिंग को कंप्रेस करना चालू किया, तो स्प्रिंग है वह लगभग 0.1 मीटर या फिर 10 सेंटीमीटर तक कंप्रेस हो गई है। तब उस ब्लॉक की वेलोसिटी क्या होगी, जो वो स्प्रिंग के चिपका हुआ है अभी भी, उसको कंप्रेस कर ही रहा है, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो देखिए, तब इसको अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं कि उस ब्लॉक की प्रारंभिक वेलोसिटी कितनी थी या प्रारंभिक ऊर्जा कितनी थी, क्योंकि कोई भी अपन पता है ऊर्जा संरक्षण नियम से पहले, घटना से पहले की ऊर्जा, घटना के बाद की ऊर्जा। तो जब स्प्रिंग पर जब वह ब्लॉक है वह जब टच नहीं हुआ था, तब उसकी इनिशियल वेलोसिटी है वह, उसके कारण से ऊर्जा, और जब टच होने के बाद में उसकी ऊर्जा कौन कौन सी होगी, स्प्रिंग में 2 प्रकार की ऊर्जा होगी कंप्रेस होते टाइम, एक तो उसकी गतिज ऊर्जा होगी और एक उसकी स्थितिज ऊर्जा होगी। तो घटना से पहले की ऊर्जा है हाफ mvi² इनिशियल, और घटना के बाद की ऊर्जा है हाफ mvf² प्लस kx²। vf का मतलब फाइनल वेलोसिटी, तो अपन को फाइनल वेलोसिटी ज्ञात करनी है। तो mvf² बराबर mvi² माइनस kx², इसको लिख सकते हैं। तो देखिए mvi² माइनस kx² बटे m का अंडर रूट vf के बराबर जाएगा। इसे फॉर्मूले से करेंगे तो मान रख दीजिए, m का मान 10, vi का मान 7 और k का मान 5000 और x का मान 0.1 का स्क्वायर। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो वेलोसिटी आएगी vi बराबर 6.63 मीटर पर सेकंड, लगभग 6.5 मीटर पर सेकंड की दर से वह स्प्रिंग वह गति कर रही होती है, कंप्रेशन की तरफ गति कर रही होती है, जब वह 10 सेंटीमीटर तक कंप्रेस हो चुकी होती है। ये अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसी पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल और है। यह एक फ्रिक्शनलेस घर्षण रहित पुली है। इस पुली के दोनों तरफ एक रस्सी के थ्रू 2 द्रव्यमान बांधे गए हैं। ये द्रव्यमान 2 है, ये द्रव्यमान 1 है। द्रव्यमान 2 है वह 7 किलोग्राम का, द्रव्यमान 1 है वह 3 किलोग्राम का। अब आप इसको न्यूमेरिकल करने से पहले ही देखिए कि भारी द्रव्यमान है 2 है। अगर इस निकाय को मैं नॉर्मली फ्रीली छोड़ देता हूँ तो जो भारी द्रव्यमान है वह नीचे की तरफ आएगा और हल्का वह ऊपर की तरफ जाएगा। तो इस निकाय को रेस्ट या फ्रीली छोड़ने से पहले इसको पकड़ के रखा हुआ है। ओके, जब अब पकड़ के रखा हुआ है तो जैसे ही इसको छोड़ दिया जाता है, तो छोड़ने के बाद में दोनों द्रव्यमान जब आधा मीटर, सपोज ये आधा मीटर ऊपर की तरफ खिसकेगा, हल्का है, और ये आधा मीटर नीचे की तरफ खिसकेगा।
जब आधा मीटर तक खिसक गए होते हैं, ये आधा मीटर ऊपर खिसका, ये इतना नीचे की तरफ खिसका, तब बताइए कि दोनों की वेलोसिटी, दोनों के वेग क्या होंगे। अब इस सवाल को ज्ञात करने के लिए देखिए, जब ये द्रव्यमान, ये निकाय है वह है प्रारंभिक अवस्था में, अर्थात इसको मुक्त अवस्था के लिए छोड़ा नहीं गया, तब देखिए द्रव्यमान 1 है जो 3 किलोग्राम का, वह हल्का है, वह ऊपर की तरफ गति करेगा, और द्रव्यमान 2 है वह भारी है, वो नीचे की तरफ गति करेगा। तो जब यह ऊपर की तरफ गति कर रहा होता है तो इसमें स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी, और द्रव्यमान 2 नीचे की तरफ गति कर रहा होता है तो इसमें स्थितिज ऊर्जा घटेगी, क्योंकि उसकी पोजीशन चेंज हो रही है। इसकी पोजीशन डाउन आ रही है तो वह इसकी पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, इसमें अपर जा रही है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, अर्थात द्रव्यमान 1 है वह पोटेंशियल एनर्जी गेन करेगा और द्रव्यमान 2 है पोटेंशियल एनर्जी लूज करेगा। तो इसी के लिए निकाय में देखिए, सबसे पहले अपन ज्ञात कर रहे हैं कि इनिशियल अवस्था में द्रव्यमान 2 के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी है वह m2g y2i इनिशियल स्टेज में ये है, तब यह प्रारंभिक अवस्था में। लेकिन जैसे ही टक्कर के निकाय को मुक्त अवस्था में छोड़ा जाता है, तब क्या क्या होगा, द्रव्यमान 1 के कारण से गतिज ऊर्जा, द्रव्यमान 2 के कारण से गतिज ऊर्जा और द्रव्यमान 1 की स्थितिज ऊर्जा जो बदल रही है, वह इसी प्रकार से लिख सकते हैं। ओके, तो लिखिए, द्रव्यमान 1 के कारण से जो गतिज ऊर्जा हो गई हाफ m1 v1f स्क्वायर फाइनल, मतलब ये गति कर रहा है ऊपर की तरफ, और m2 भी गति कर रहा है तो हाफ m2 v2f स्क्वायर, और फिर इसकी स्थितिज ऊर्जा तो m1g y1f, ये इस प्रकार से अपन लिख सकते हैं, और यह घटना से पहले की स्थितिज ऊर्जा है। ओके, अब vf का मान ज्ञात करना है तो कैलकुलेट कर लीजिए, तो इन सबको इधर लेके आइए, m1g y1f को और m2 m1 v1f, इन सबको एक तरफ लेके आइए और vf का मान ज्ञात कर लीजिए। vf का मान ज्ञात करते टाइम देखिए हमारे पास ये सूत्र आ गया है, तो जब ये मान ज्ञात करेंगे तो मान ज्ञात करते टाइम देखिए इसमें वैल्यू रखेंगे अपन, और वैल्यू रख दीजिए 2, 7, 9.8, 0.5, 3, 9.8, 0.5 सब के मान रख दीजिए। m1 m2 है वो 10 हो गए मिलके, 7 और 3 मिलाएंगे तब, तो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी हर एक के लिए, क्योंकि दोनों के लिए समान ही होगी, ध्यान रखिए यहाँ पर v1f और v2f है, दोनों समान वेग से गति कर रहे हैं ऊपर नीचे। ओके, तो जो v यहाँ पर देखिए v1f बराबर v2f बराबर vf, ध्यान रखिए यहाँ पर, इसलिए इसको m1 प्लस m2 भी कर देंगे, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो अपन को चाहे इस फॉर्मूले को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए m2g y1 बराबर 1/2 m1 प्लस m2 v स्क्वायर प्लस m1g, ये y2 है और ये y1 है, ऐसे कर सकते हैं अपन। ठीक है, क्योंकि y1 और y2 दोनों बराबर 0.5 है तो ये भी बराबर ही होंगे, तो इसके मान भी अपन उसी प्रकार से रखेंगे, नो प्रॉब्लम। देखिए तब तो vf का मान आ जाएगा 1.98 मीटर प्रति सेकंड, अर्थात प्रत्येक द्रव्यमान है वह लगभग 2 मीटर प्रति सेकंड की दर से गति कर रहा होगा उस टाइम में। एक सवाल और देखिए, कार्य ऊर्जा पर आधारित 4 मीटर की ऊंचाई पर एक द्रव्यमान रखा हुआ है m, और वहाँ से उसको छोड़ा जाता है और नीचे एक स्प्रिंग रखी हुई है। आप यूँ मानिए कोई भी एक बंदा है, एक स्पोर्ट्समैन है, वो किसी ऊंचाई से किसी गद्दे पर कूदता है, एक नीचे मोटा सा गद्दा रखा हुआ है, तो वो गद्दा कितना कंप्रेस होगा, अगर वो गद्दा कंप्रेस होगा तो उसकी वज़न कितना होगा, इस प्रकार के सवाल अपन सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो 4 मीटर की ऊंचाई पर एक m द्रव्यमान है, उसको छोड़ा जाता है और नीचे एक स्प्रिंग रखी है, उस स्प्रिंग आके वह द्रव्यमान टकराता है, और टकराने के बाद में वह स्प्रिंग है वह 1.25 मीटर कंप्रेस हो जाती है। स्प्रिंग का बल नियतांक 120 न्यूटन पर मीटर है। तो आपको ज्ञात करना है कि जो m द्रव्यमान छोड़ा गया था ऊपर से 4 मीटर की हाइट से, उसका मान कितना है। इसमें ध्यान रखना, स्प्रिंग से उसकी हाइट 4 मीटर है, स्प्रिंग जब कंप्रेस होती है तो वह हाइट और जुड़ जाएगी, इसलिए जब स्प्रिंग 1.25 मीटर तक कंप्रेस हो गई है तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी के लिए ऊंचाई होगी वह हो जाएगी 4 + 1.25, तो मतलब 5.25 मीटर, उस प्रकार से ध्यान रखना है। तो जब किसी हाइट से द्रव्यमान को छोड़ा जाता है तो इसके कारण से जो प्राप्त की गई ऊर्जा है वह स्प्रिंग को टकराता है, तो स्प्रिंग के कारण से जो स्थितिज ऊर्जा दी गई है उसके बराबर हो जाएगी। ओके, ध्यान रखिए। तो इसके mgh इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, देखो mgh बराबर 1/2 kx², ये सवाल h इसको yi मैंने इनिशियल फॉर्म में लिख दिया है, नो प्रॉब्लम। m का मान ज्ञात करते हैं, तो देखिए यहाँ से m का मान ज्ञात करते हैं तो हो जाएगा
के एक्स स्क्वायर बटे जी एच, 2 के साथ में, 2 तो नीचे आई और ये आ गया। अब के का मान है 120, एक्स का मान है 1.25 स्क्वायर एक्स स्क्वायर बटे 2 में गुणा 2, जी का मान 9.8 और एच का मान है 5.25। इन सबको कैलकुलेट करेंगे तो हाइट जो द्रव्यमान आएगा 1 किलोग्राम 820 ग्राम आएगा। अर्थात अगर वह स्प्रिंग है वह 1.25 मीटर तक अगर कंप्रेस होती है तो एम द्रव्यमान है वह 1.82 किलोग्राम का है। अब देखिए जब वह स्प्रिंग आधा मीटर तक कंप्रेस हो चुकी होती है तब वो, क्योंकि द्रव्यमान उस पर टच हो चुका है, अटैच हो चुका है, तब उसका वेग क्या होगा। तो वापस वही देखिए कि पहले जब द्रव्यमान ऊपर से गिर रहा था स्प्रिंग के ऊपर, उसको छोड़ के उस पर स्प्रिंग पर फेंक रहे थे, तब उसके में केवल पोटेंशियल एनर्जी थी, लेकिन स्प्रिंग पर टच होने के बाद में इसमें स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी और उसकी काइनेटिक एनर्जी दोनों आ जाएगी। तो देखिए पहले पोटेंशियल एनर्जी थी, बाद में पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल दोनों का जोड़ कर दिया है। तो बी ज्ञात करना है, तो बी की ज्ञात करने के लिए क्या हुआ, एम जी वाई माइनस का हाफ के एक्स स्क्वायर इंटू 2 डिवाइडेड बाई एम अंडर रूट, मान रख दीजिए। तो 2 गुणा 1.8, 2 गुणा 9.8 गुणा 4.5 माइनस 1/2 गुणा 120 गुणा 0.5 का स्क्वायर, इन सब के मान रख दिए, कैलकुलेट किया तो बी का मान आ गया 8.46 मीटर पर सेकेंड। अर्थात जब वह स्प्रिंग है वह आधा मीटर तक कंप्रेस हो चुकी होती है तब उस पर अटैच मास जो है उसका वेग हो जाएगा लगभग 8.5 मीटर पर सेकेंड। तो कार्य ऊर्जा प्रमेय का या शक्ति कार्य जो रिलेशन है उसके ऊपर आधारित कुछ सवाल अपन ये अभी सोल्व किए। बाकी और सवाल आप प्रैक्टिस करते रहिए, कोई प्रॉब्लम हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।